नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विधि के शासन एवं संविधानवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक शासन को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वेच्छाचारी एवं अधिनायकवादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक एवं संवैधानिक शासन। लोकतंत्रात्मक एवं संवैधानिक शासन का आधार विधि का शासन होता है। ऐसे शासन में शासन और शासित दोनों ही विधि के अधीन होते हैं, न कि किसी व्यक्ति के अधीन। विधि का शासन और संविधानवाद उदारवादी लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं हैं। विधि के शासन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या डायसी ने अपने पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में की है। उसके अनुसार विधि के शासन के तीन अर्थ हैं। पहला है, कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। विधि के शासन के अनुसार देश में कानूनी समानता है अथवा सभी लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के सामान्य कानून के अधीन होना है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विधि धनवान और निर्धन के बीच कोई अंतर नहीं करती, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक अथवा करों के संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी वैध औचित्य के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए उसी भांति उत्तरदायी है जैसे कि कोई अन्य नागरिक। लेकिन फ्रांस की प्रशासकीय विधि में ऐसा संभव नहीं है। इंग्लैंड में कर्मचारीगण सामान्य न्यायालय के सामने लाए जा सकते हैं और वैध सत्ता की सीमा से बाहर किए गए कार्यों के लिए दंड दिया जा सकता है अथवा उनसे हर्जाना लिया जा सकता है। दूसरा जो अर्थ है वो है बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना। विधि के शासन के अनुसार व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता और न उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और यह किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित न किया गया हो। तीसरा जो अर्थ है वो है संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। विधि के शासन की तीसरी शर्त है कि ब्रिटेन के संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायाधीशों के निर्णयों के परिणाम स्वरूप हैं, जो कि उनके सामने लगाए गए अभियोगों में सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों का निरूपण करते हैं। दूसरे शब्दों में संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी मुद्दे पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। पहला अर्थ देश में पूर्ण कानूनी समानता स्थापित करता है। सभी नागरिक, चाहे वे साधारण व्यक्ति हों या सरकारी कर्मचारी, देश की साधारण विधि के अधीन हैं और उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालयों द्वारा ही होगी। दूसरा अर्थ नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। यह कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। तीसरा अर्थ इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी नहीं देता, फिर भी इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका श्रेय उस देश के न्यायिक निर्णयों को जाता है। न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर परिणाम है। विधि के शासन की सीमाएं। इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में भी भारी अंतर पाया जाता है और विधि के शासन पर भी यह बात लागू होती है। सैद्धांतिक दृष्टि से विधि के अनुसार
इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। राजा से लेकर निर्धनतम व्यक्ति तक सभी विधि के नियंत्रण में हैं। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, किंतु व्यवहार की दृष्टि से सभी बातें सही नहीं हैं। ऐसी कई बातें हैं जो विधि के शासन से मेल नहीं खाती और उनके आधार पर इनके जो इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च है और विधि के शासन के जो अपवाद जो हैं वो निम्नलिखित है। पहला है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डायशी ने प्रतिपादित किया कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों की शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। डायशी के इस कथन के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में भी वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है और सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके, इस दृष्टि से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। ब्रिटेन में भी प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। दूसरा है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का तात्पर्य है कि सामान्य व्यक्तियों और लोक अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में भी लोक अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में 1893 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वह टाइम बार्ड हो जाती है। साथ ही साथ यदि सरकारी कर्मचारी पर लगाया गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो सके तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च देना होता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं करता है और सरकारी अधिकारियों को कुछ सीमा तक प्राप्त इस विशेष स्थिति के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। नेक्स्ट अपवाद है प्रदत्त व्यवस्थापन। पिछले कुछ वर्षों से राज्य के कार्यों और इसके परिणाम स्वरूप कानूनों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपने कानून निर्माण की शक्ति का एक भाग कार्यपालिका को सौंप दिया गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। यह प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित कर सकता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हों, किंतु व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ समय से ऐसे प्रशासकीय नियम बनाए गए हैं जिसके कारण से प्रशासकीय जो अधिकारी हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और ऐसी स्थिति के कारण आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य विधि के शासन की समानता लागू नहीं होती है। नेक्स्ट है इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता और उसे कभी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से ये कुछ अपवाद हैं जो कि वास्तव में विधि का शासन को लागू करने में एक तरीके से पूर्णता प्राप्त होने में अपवाद हैं, जिनके कारण से इंग्लैंड में भी जो विधि का जो शासन है वो व्यावहारिक रूप में उस रूप में लागू नहीं है जिस रूप में डायशी ने इसको बताया है। धन्यवाद।